सभी का स्वागत स्वागत है। तो मैं से सीजीडी का आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो उससे पहले मैंने तीन वीडियो करवा दी हैं। सबसे पहले थी मेरी सर्कुलर रेस वाली, उसके बाद थी टॉप 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बहुत कम बच्चों ने किए थे, और तीसरी थी टाइम एंड वर्क की। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो सारे चैप्टर रह गए उनकी जो बेस्ट क्वेश्चन है उनकी ये वीडियो आ चुकी है। पहले सिंप्लीफिकेशन का ये है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन ये है, तीनों के तीनों ऐसे हैं जो इस पेपर में हर शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, अब ये देख पा रहे हो आप, क्या दे रखा है 23 गुणा में 16 गुणा में अब यहाँ से हम किस तरह कर सकते हैं। देखो, या तो 23 का भी मल्टीपल मिल सकता है और 16 का भी। ठीक है, अब कौन सा हो सकता है इसमें से। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो क्या करते हैं हम, ये छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं। पहले देखो इसको अंदर से सोल्व करो। अभी यहाँ पे क्या है, 3 गुणा में 19 माइनस 13 बटे में 3 इस त्रिया है। ठीक है, देखो अरे इस ब्रैकेट के पहले इसको सोल्व करेंगे तो 6 तक काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। देखो, तो भाई उसमें ये सही तरह नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में और हर शिफ्ट में आया था। अब इसमें क्या होता है, जैसे गुणा दे रखा है ना, तो गुणा से पहले भाग होता है। जब भी इस तरह का है ना तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 6 आ गया, 6 को 3 से काटेंगे तो 2 है ना, गुणा में 3 भाग 3। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट है। तो अब देखो, पहले भाग हो गया, गुणा होगी, पहले भाग होगा तो यहाँ पे 1 गुणा में 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, 2 गुणा में ये 16 है ना, और ये भी 23। अब कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दो, ब्रैकेट हटाकर बेशक 23 से भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 32 तक गुणा करेंगे जब इसकी, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 736। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। पहले वाला देखो, जो एक है ये वाला और है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो ये भी उसी का है, क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन का ही। अब इसमें क्या रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले वाला बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे 23 बटे में 26, 19 बटे में 21। ठीक है, हमें ये इस तरह आ रहे हैं, तो इसको हम ऑप्शनों से ही करेंगे। ठीक है, सबसे आसान वही रहेगा, ऑप्शनों से करना। अब 23 बटे में 26 और ये क्या है 19 बटे में 21। देखो इसकी गुणा करेंगे तो 444 है ना, मतलब 22 का स्क्वायर माइनस 1 तो 443 आ गया। ठीक है, 26 गुणा में 19 है ना, तो कितना आ जाएगा, 19 छिक्के 114 और 19 दूनी 38 और ये 39 और ये 49। ठीक है, तो बड़े वाला ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। इसी तरह इसमें करेंगे तो 26 गुणा में 19 है ना, तो कितना आ गया था ये, मतलब ये ठीक हो सकता है। अगले वाला और चेक करके देख लो। देखो 21 गुणा में 11 तो कितना आ जाएगा, 231 है ना, और 13 गुणा में 19 तो 19 57 है ना, 5 19 से कम 19 और 5 ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसका मतलब ये पहले वाला बड़ा है, तो वो भी हो सकता है। लास्ट वाला देखो अब, अच्छा ये मतलब आगे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से। देखो अब 13 39, 13 दूनी 26 और 3 29। ठीक है, इसी तरह ये तो 6 8 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं तो ये 77, ये 13 है ना, तो ये ठीक है। अब देखो 17 और ये 42, मतलब ये लास्ट में जाकर गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 17 यहाँ पे 42 हो गया है ना, 17 सत्ते ये मतलब हमारा आंसर है। ठीक है, सभी को समझ पाएगा। हम इसको ऑप्शन से करेंगे और कोई मेथड यहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेस भी बराबर नहीं है ना। ये भी कर सकते थे हम, जैसे यहाँ पे कि जैसे ये 42 था ना, ये 21 है ना, ये 7 है, तो इनको हम 42 बना सकते थे, उससे भी कर सकते थे। और 13 और 26 तो 26 26 भी बना के कर सकते थे, वो भी आसान रहेगा। ठीक है, कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे ये 19 और ये 21 है ना, जैसे 17 42 है ना। अब ये जैसे 19 और 21 है तो इसको 42 बना लो तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 1 और 7 है ना, तो इसको भी 42 बना लो, ऊपर 6 आ जाएगा। सभी को समझ आ रहा है।
इसी तरह ये 11/13 है ना, तो इसको 26 बना रहे हो, ये 26 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो क्या दे रखा है, 23 और 26, है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ से भी हम कर सकते थे, जैसे आपको पता है अगर बेस बराबर है, ऊपर बड़ा है, तो वो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया था ये सबसे बड़ा होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बस फिर इसमें तो चेक कर रहे थे, आसानी तो कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास मेथड बहुत होते हैं, आप किसी से भी कर देना। जो असली बात है वो ये है कि आपका आंसर ठीक आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या रखा है, कंपेयर करो, है ना, इनमें तो ये 4 ऑप्शन उठाओगे, देखो 9/10 तो कितना आता है, तो 9/10 तक बड़ा होना चाहिए और 19/20 तक छोटा होना चाहिए, असली बात है ये, ठीक है। तो अब देखो ये तो वैसे नहीं होगा, है ना, 7/8 है, ठीक है। तो देखो ये तो 140 हो गया, और 19 अट्ठे, ठीक है, 9 अट्ठे 72, ये 70, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखो 12/13 या 5/6, एक चेक करके देख लो, 5/6 आसान है, तो 6 निम 54, ये 50, तो ये हमारा हो गया गलत, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर, ठीक है। जो आसान पड़ता है उसी को करो, और ये हर पेपर में पूछ रखा है, इसकी हर शिफ्ट में पूछ रखा है, बात ये है SSC GD की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब HCF LCM हम चालू करते हैं। इसमें मैंने ले रखे 7 क्वेश्चन, HCF LCM के कितने हैं, 7 क्वेश्चन हैं, और ठीक ठाक पूछ रखे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर हर शिफ्ट में आए हुए हैं, मैंने इस तरह बना रखे हैं, जो सबसे मुश्किल है ना वो तो करवाई रखे, वो मैं साथ में बताऊंगा, लेकिन कई क्वेश्चन और कई टाइप ऐसे हैं जो पेपर के हर शिफ्ट में पूछ रखे हैं, सभी को समझ में रहा है, तो हम वही करते हैं। अब देखो देखो क्या क्या रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 92 और 215 से विभाजित करने पर 7 और 11 शेष बचता है। जब भी ये टाइप आए ना, पूछे आपसे सबसे बड़ी संख्या, मतलब HCF पूछ रखा है जिससे भाग देने पर 92 को जब भाग देते हैं ना 7 बचता है, इसका मतलब इसमें तो 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 85, सभी को समझ में आ रहा है। इसमें कह रखा है 11 बचता है, इसमें से 11 घटाओगे तो 204, तो इसका मतलब ये कह रखा है कि इनको भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, 85 और 204 को। अब इसमें सबसे बड़ी क्या है, 17, है ना, क्योंकि ये 17 पंजे और ये 17 एकम 17 दूनी, ठीक है। तो 17 हमारी वह बड़ी संख्या है जिससे 92 को जब जिससे 92 को जब भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, और 215 को जब 17 से भाग देते हैं तो 11 बचता है, ठीक है, समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं करना, जितना भी शेष दे रखा है उसको घटाओ और फिर उसका HCF ले दो, आ गया। मैंने HCF की एक पूरी क्लास भी डाल रखी है, जैसे आप जाओगे, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे, क्विक रिवीजन सीरीज है, ठीक है, क्या है, क्विक रिवीजन सीरीज, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। एक पेपर सोल्यूशन है, इसको जरूर देखना है, इसमें सारे पेपर करवा रखे हैं पुराने वाले। इसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, मन नहीं ना पाती यार कई बार तो देखो यार, स्पेशल क्वेश्चन से नीचे क्विक रिवीजन सीरीज, यहाँ पे मैंने LCM HCF करवा रखा है, उसमें मैंने ये टाइप करवाई थी आपकी, ठीक है, ये रही चैप्टर नंबर 6, इसको जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब इसके बाद ये वाला देखो, इस तरह के सारी शिफ्टों में पूछ रखे, अब इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप चालू होती है, ये भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछ रखा है, हर शिफ्ट में था ये भी। अब देखो, जब 12, 15, 18, 20 और 25 से सबसे बड़ी संख्या x को विभाजित किया जाता है, मतलब 12, 15, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, जब भी कहे ना सबसे छोटी को विभाजित किया जाता है, तो मतलब LCM, सभी को समझ में आ रहा है। देखो एक चीज ध्यान देना, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर और मल्टीपल, देखो फैक्टर वो होता है जो भाग देता है, भाग देने वाला, ठीक है, और मल्टीपल होता है भाग होने वाला, भाग होने वाला, समझ में आ रहा है, ठीक है, भाग होने वाला, सभी को समझ में आ रहा है। तो LCM होता है भाग, है ना, और जो HCF होता है ना वो भाग देता है, आया समझ में, ठीक है। तो अब इसमें क्या रखा है, हमें कुछ नहीं, 12, 15, 18, 20 और 25 का LCM लेना है, और उसमें
3 जोड़ना है फिर, ठीक है। अब देखो ना, तेनू देख लो 7 से कौन सा भाग हो रहा है, जहां तक है देखो 7 चौके 28, ये नहीं हो रहा। 7 एकम 7 है ना, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, ये हो रहा है। 7 एकम 7 है ना, ये नहीं हो रहा। 7 पंजे 35, ये भी नहीं हो रहा। मतलब 7 से विभाजित क्या रखे ना, लेकिन x 7 से विभाज्य है, तो केवल यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ पा रहे, 7 से विभाज्य वाला आ रहा है और ऑप्शन से ही हमारा हो जाता है। लेकिन मुझे ये समझाना है, ठीक है, तो ध्यान से समझो इन सवालों को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें 25, 20, 15, 18, 12 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 25 का क्या होता है 5 गुणा 5 है ना, इसका क्या 4 है ना, इसका 18 बनाना है तो 3 गुणा 3 है ना, 15 हो गया, 12, 4 3 12 हो गया। देखो अब 00 है ना, ये कितना आ गया 9। कह रखा है इसमें प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए है ना, और ये जो पूरा है ना ये 903 है, ये 7 से भाग होना चाहिए। तो क्या 7 से भाग हो रहा है, 7 एकम 7, हाँ 7 दूनी 14, 7 नीम 63, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा कितना आ गया 903 हमारा आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे था ए टाइप सवाल। ए टाइप मतलब बहुत आसान। अगर ये सी टाइप आता ना तो यहाँ पे हम इसको 7 से भाग करते, ठीक है। जो बचता ना, जैसे मान लिया यहाँ पे 901 900 है, 901 है, ठीक है। तो इस तरह होता ना 901 होता, तो उस तब भाग कर जब इसमें जोड़ कर, और जब वो अगर 7 से भाग होता, ठीक है ना, तो फिर मल्टीपल लेते जाते 7 के, मतलब उसके क्या नाम है जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता, ठीक है। कोई नहीं, वो भी समझाऊंगा मैं, आएगी कोई टाइप। तो देखो इस टाइप के काफ़ी आ रहे हैं, तो आपने ये करने हैं, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछ रखे हैं, कह रखा है एलसीएम वो 126 गुणा है, ये मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है, और मेरे उस क्लास में भी है। एलसीएम क्या है आपका 126 गुणा है एचसीएफ का, ठीक है। कह रखा आगे कि अगर एचसीएफ 7 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 126 गुणा में 7, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 टाइम्स द एचसीएफ, तो सम बताओ दो नंबरों का। काफी अच्छा सवाल लगा भाई साहब ये तो, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान दो, जो नंबर्स हैं वे कैसे बनते हैं, तो नंबर होते हैं एचसीएफ गुणा में एक्स। एक्स क्या है रेशियो ऑफ, मतलब एक को प्राइम नंबर होता है एच वाई एच एक्स है ना, जिसमें एच तो एच सी एफ हो गया, और एक्स और वाई क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स या को प्राइम पेयर कुछ भी कह लो, ठीक है। अब इसमें क्या रखे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब एच एक्स माइनस एच वाई है ना, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एच सी एफ का 5 गुना है। इसका मतलब क्या रखा है 5 गुना है एच सी एफ का, ठीक है। तो ऐसे x माइनस वाई क्या आ जाएगी 5, ठीक है, क्योंकि एच सी एफ से एच सी एफ तो कट जाएगा। x माइनस वाई कितना आ गया 5 है ना, क्या रखा है यहाँ पे। और देखो एलसीएम किसके बराबर होता है, तो एच सी एफ और प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम पेयर्स है ना, तो इसके बराबर होता है एच सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एच सी एफ के है 126 गुणा है ना, 126 गुणा है एच सी एफ का, ठीक है। तो एच तो एच गया, तो एक्स से वाई यहाँ पर कितना आ गया 126, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको भाई साहब, अब एक दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी गुणा तो 126 है और x माइनस वाई 5 आए। तो देखो 126 कैसे बनता है, तो 6 गुणा में 21 है ना। अब इसके एक और टुकड़े कर लो, 3 गुणा में, ये 7 गुणा में 3, देखो 7 दूनी 14 और 9, बिल्कुल 14 गुणा में 9 126, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। हमें क्या रखा है दोनों संख्याओं का योग, तो h इंटू में x प्लस में y है ना, या देखो एच एक्स जमा में एच वाई, ठीक है, वही पड़ जाता है। तो 15 और 9 25 गुणा में h कितना था हमारा 7, तो 25 सत्ते सॉरी देखो 14 और 9 23 होते हैं, ठीक है। तो 23 गुणा में 7, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 161 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, 161 हमारा आंसर। अब देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। h
का स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, सीधा निकाल दियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ना तो सीधा भी तो निकाल सकते, दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रखा है, तो कैसे करेंगे बताओ। आसान है ये, मूर्ख आदमी, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, आपने फार्मूला क्या पढ़ रखा है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना थोड़ी ना है। एल देखो एचसीएफ कितना दे रखा है 7, कह रखा है एलसीएम है उनके एचसीएफ का 126 गुणा है, तो 126 गुणा में 7, ठीक है, समझ में आ गया, कर दोगे। अब देखो अब ये कितना है, ये 9, 9 6 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक है। 3 से कट रहा है, बिल्कुल 3 से ये कट रहा है क्या, दोनों एक जैसे दे दिए। और क्या कर सकते हैं, 21 7 से काट के देख सकते हैं हम, है ना, जैसे 7 से गया, ये नहीं कट रहा 7 से, है ना, ये 7 8 56, फिर यही कटता मिलेगा, है ना, यही हमारा आंसर। एक बार देखा है 7 8 56 56 और ये 5 7 8 56 7 दूनी 14, बिल्कुल यही कट रहा है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लगा के ही कर दो बस, ठीक है। बताओ अब कैसा था। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें क्या क्या रखा है कि 95 76 57 192 52 भुजाओं वाले 4 संभावित त्रिभुज है, कौन सा अधिकतर आकार का पैमाना उन सभी को ठीक से माप सकता है। मतलब हमें कुछ नहीं, इनका क्या बताना है हमने, एचसीएफ, ठीक है, किसका एचसीएफ बताना है, 95 76 57 152, ठीक है। कह रखा वह बड़ी से बड़ी आकार का पैमाना क्या हो सकता है जो इनको नाप सके, तो कुछ नहीं, जब भी बड़े से बड़ा है एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसका एचसीएफ क्या हो सकता है 19, ठीक है, तो 19 हमारा आंसर। बताओ ठीक था ना क्वेश्चन। अब ये और देख पा रहे होगे, ये उस क्वेश्चन से अलग है थोड़ा, इसमें जब भी आए ना कि संख्या कितनी हो सकती है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो जब भी ये आए कि संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना। देखो पहले इनका एचसीएफ रहे, तो 33 55 88, इनका एचसीएफ आ गया 11, तो ये कैसे बन रहा है 33 11 गुणा में 3, ये कैसे बन रहा है 11 गुणा में 5, ये कैसे बन रहा है 11 गुणा में 8। अब देखो अगर कहीं ना ज्यादा से ज्यादा पंक्तियों में किस प्रकार लगाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो 11। क्या है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, अगर आप तो पूछा जाता कि अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं एक पंक्ति में, तो आता आपका 11। पूछ रखा है पंक्तियों की संख्या बताओ, ठीक है, तो जब भी आप तक ना संख्या बताओ, ठीक है, तो आपने ये जो एचसीएफ के अलावा रहेगा ना 3 5 8, इनका जोड़ कर देना, तो 16 पंक्तियां न्यूनतम से न्यूनतम बनाई जा सकती हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हम एवरेज के सवाल, ठीक है, एवरेज के मैंने ले रखे हैं 3 4 5, है ना, 6 और 7 8, 8 सवाल ले रखे हैं, ठीक है। तो 8 के 8 बहुत अच्छे हैं, और इसमें ना थोड़ा कह सकते हैं हम वो पूछ रखा है, क्या कहते हैं इसको, कैलकुलेशन पूछ रखी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे इसको हम, क्या रखा है समूह ए में, ये सवाल हर पेपर में आया है, हर शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट में आया है ये एसएससीजीडी के। समूह ए में इतने सदस्य, बी में इतने, अरे सी में इतने, ठीक है, इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत इतनी 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 है, तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि बताओ। तो अब कुछ नहीं करना हमने, अगर 49 ने 106 का खर्चा करा है तो इसकी गुणा, ठीक है, इसी तरह 35 और इसकी गुणा, ठीक है, इसी तरह 31 और 226 की गुणा, ठीक है, और भाग देना हमने इनके जोड़ से, तो कितना आ जाएगा, ये 15 और ये 8 और 3 11, ठीक है, और ऊपर इनकी गुणा करनी है बस, ठीक है, क्या करनी है इनकी गुणा, समझ में आ गया। तो
क्या 23 से भाग होता है? नहीं, मतलब ये पूरा ही करके देखना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो ये सवाल आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, खुद करना है ना। इतने तक कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। अप्रोक्स भी इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा है, थोड़ा मतलब करवाना चाहता है इसमें कैलकुलेशन एग्जामिनर। इसी तरह ये सवाल भी बहुत बार आया है कि ओवरऑल ऑल एवरेज बताओ, ठीक है। जैसे एक स्कोर है अगर 75, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी जहां तक है ना। अब ये क्वेश्चन करवा रहा, तो अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे। तो जैसे 20 लड़के का एवरेज 75 है, 30 लड़कियों का 85 है, तो कक्षा का समग्र, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एवरेज निकालने के लिए इनका रेशियो ले लो, ठीक है। रेशियो ले लिया तो इसकी गुणा में इसकी गुणा का जोड़ बटे में 5 से भाग दे दो, ठीक है। इसको कहते तो हैं स्टेप डेविएशन, कुछ मैं भूल गया, कोई नहीं। ये 150 आ गया, ठीक है। ये 5 से 15, 24 और 1 25, ठीक है। 5 5 10 और ये 4, 5 तक काट देंगे तो 81 हमारे क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपके हर टाइप हर उसमें था शिफ्ट में, तो इस कारण मैंने ये करवाया है, ठीक है। इस मेथड से आप कर सकते हो, आसानी आ रहा था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है हमें। एक सोप कंपनी है जो 2 तरह के बनाती है, जिसका वेट इतना इतना होता है। अगर 200 सोप इसके, 300 इसके, तो वेटेड एवरेज बताओ। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें बस स्टूडेंट दे दिए थे और उसमें सोप दे दिए, ठीक है। ये आपने खुद करना है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक रिफाइनरी 3 ग्रेड के उत्पादन करती है, रेगुलर है ना, मिड और ये। यदि 200 बैरल रेगुलर 100 के इतने हैं और 100 के इतने को मिलाया जाता है, तो औसत कितना होता है। तो कुछ नहीं है, जैसे 85 दे रखा है 85%, ये कितना दे रखा है 90% और ये 95, ठीक है। और हमें दे रखे है 200 100 है ना 100, इसका क्या ले लो रेशियो ले लो, ठीक है। तो 1 1 और ये 200 है ना, तो 2, कुछ नहीं करना, गुणा करना है। तो 80 दूनी 160, तो 170 जमा में 90 जमा में 95 बटे में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा आ गया 5 और ये 9 9 18 और 7 25 और ये 35 बटे में 4, 4 अट्ठे 32 है ना। तो 4 अट्ठे 32 कितना आ गया 3, 4 9 36, तो 88, 4 अट्ठे 32, ठीक है। फिर पॉइंट, तो 3 0 4 सत्ते, तो ये 88.75% हमारा आंसर, ठीक है। वैसे भी देखो यहाँ से 3/4 बच गया था, है ना। 3/4 कितना होता है 75, है ना, 0.75। तो आप सभी करोगे, ठीक है इस सवाल को। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। तो आपने ये करा होगा। अब क्या कर रखा है, 13 संख्या का औसत 57 है, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का 48 है, अगली 7 संख्याओं का 58 है, 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है और 12वीं 13वीं से 3 कम है। इसका मतलब अगर ये x है ना, तो ये x जमा में 3 है ना, क्योंकि 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। इसका मतलब हमारा रेंज हो गया। क्या रखा है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, मतलब ये 2x, ठीक है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है बस। अब हमें देखो 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65 और ये 74, ठीक है। 48 तिया, तो 8 तिया 24, 4 दूनी 12 और ये 44, ठीक है। 8 7 56, 5 35 35 और 4 40, है ना। इसका जोड़ करना है, 6 और 4 10 और ये 5 और ये 5, ठीक है। अगर देखो 550 है ना, और इसका देखो तो 200 है ना -9, मतलब कितना आ गया हमारा 191, ठीक है। अब इसका जोड़ इसके बराबर आ जाएगा 191 के। अब ये 4x यहाँ पे 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 188, ठीक है। 4 तब भाग करो तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो x हमारा क्या आ गया 47। अब क्या रखा है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत बताओ। तो औसत कैसे होगा, 3x जमा में 3 बटे में 2, है ना। 3 गुणा करो जमा में 3, ठीक है। या ये करो, देखो कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो x जमा में 1 बटे में 2,
बिल्कुल। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 48, और ये गुणा में 3 बटे में 2, 2 तक काटोगे 24, 24 48 24 72 हमारा आंसर। तो ऐसे ध्यान रहना चाहिए आपका कि क्या कुछ हो सकता है, हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। एग्जामिनर अगर चाहता है ना तो आप कुछ भी कर लेना, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें लगता है इसमें कैलकुलेशन होगी लेकिन नहीं होती है, वो चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि हाँ ये वाला टाइप मैंने पहले भी करवाया है, ठीक है, ये पहले भी पेपर में आया था इसके ही एसएससी के ही। तो इसको कैसे करते हैं देखो, क्या दे रखा है 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने भोजन का 30-30 रुपए दिए, ठीक है। अब ना मान्य कि ना टोटल जो हर व्यक्ति देता ना वो एक्स देता, समझ में आ गया। क्या रखे छठे व्यक्ति ने सभी 6 लोगों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक दिए, समझ में आया। तो जो औसत व्यय होना था ना सबका वो एक्स होना था, सभी को समझ में आ रहा है, कितना होना था एक्स, एक्स होना था। तो 6x टोटल खर्चा आना था, जबकि क्या हुआ जो 5 आदमी थे ना उन्होंने 30-30 रुपए दिए, जिसके कारण जो पैसे बनने थे वो कम बने, है ना। जिसके कारण जो छठा आदमी था, अब ये थोड़ी ना है कि 5 ने अगर 30-30 दिए और छठा भी कहेगा कि ना मैं तो 30 दूंगा, बेशर्मी होती है, ठीक है। तो इतने तब तुम कमाओगे, ठीक है, अगर तुम्हारा पड़ा है तो तुम करना ऐसे कि जो औसत बन रहा था, अगर मान लिया जैसे 30-30 दे दिया अब चले गए, अब ये थोड़ी ना कोर पर तुम मंगवाओगे, ठीक है, ये लड़कियों में होती है, लड़कों थोड़े रहो, ठीक है। अब देखो तो 6 लोगों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक, तो औसत व्यय था x, ठीक है। बस अब सोल्व करना है, ये कितना आ गया 5x। अब देखो 5 से ये 5 गुणा में 30 जमा में 50 था ना, तो 5 से 5 ये 10 है ना, तो हमारा कितना आ गया 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40, समझ में आ गया। तो औसत सभी व्यक्तियों द्वारा जो औसत खर्च करना था वो 40 था। अब कह रखे सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो गुणा में 6, समझ में आ गया, यही तो था 6x टोटल खर्चा, तो 240 है ना। अगर सारे व्यक्ति 40-40 रुपए दे देते ना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने सोची, थोड़ा मैथ में कमजोर थे, उन्होंने सोची 30-30 दे दे में काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा ऐसा देने का वो बने तो दे दियो, कोई नून है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है एक व्यक्ति के, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया है, इसमें हर शिफ्ट में आया है, बहुत आसान होता है, ठीक है। आप तरीका भी सीख लो, क्या दे रखा है शॉर्टकट सीख लो, ठीक है। एक कक्षा के 57 छात्रों की औसत आयु 13 है, 57 छात्र है, 13 उनकी औसत आयु है। कह रखा है शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली तो कितने हो गए, अब 58 हो गए, तो अब औसत आयु 14 हो गई, ठीक है। यहाँ से शॉर्टकट सीखो आप ये कितना ज्यादा हो गया एक, ठीक है, इस एक की गुणा इसके साथ करो 57 के साथ, ठीक है, तो 57 आ गया, बस इसमें जोड़ दो, अगर ये यहाँ पर प्लस हो रहा है प्लस कर दो, अगर माइनस हो रहा है माइनस कर दो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया तो कितना आ गया 71, तो 71 साल किसकी आयु है, उस शिक्षक की आयु है, समझ में आ गया। तो भाई अब ये औसत का है, कुछ नहीं है, मैंने ये इसलिए डाल दिया क्योंकि इसमें पेंडुलम था ना, तो बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस पेंडुलम आ गया छोड़ दिया, ठीक है। जबकि ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो क्या दे रखा है एक सरल रोलक का आवर्तकाल इतने 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 इतने, औसत आवर्तकाल क्या है, तो औसत निकालना बस कुछ नहीं, जोड़ कर दो इन सबका, ठीक है। और कितने तो भाग कर दो, 2 2 4 और 5 5 तो भाग कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया 4, ये 6 6 7 8 और एक 9, तो 9 बटे में 5, ठीक है, 9 बटे में 5 आ गया, तो 5 एकम 5 है ना। गलती कर दी क्या हमने, कितना भाई इनका जोड़ 9 नहीं 10 आना था, ठीक है, तो 10 बटे में 5, 2 आंसर हमारा करेक्ट, ठीक है। ये बस आपके लिए डाला था कि पेंडुलम देख के कई बच्चे घबरा तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हैं शुरू, ठीक है, यहाँ से हमारा एवरेज खत्म होता है, भाई एवरेज होता खत्म, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रखे हैं वे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर, फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर,
और मीन प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है, और डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहले थर्ड प्रोपोर्शनल समझो क्या होता है। जैसे हमें दे दिया क्या हो गया अब इसमें, अब देखो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, हमें ध्यान रखो। जैसे अगर आपको ए और बी दे दिया, ठीक है, और लेट से सी हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये किसके बराबर होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो सी इक्वल टू होगा हमारा बी गुणा में बी अपॉन में ए, समझ में आ गया, मतलब बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ये जो स्टेटमेंट है वो 3+√2 है ना, एंड 2√7, ठीक है। अगर इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो समझो एक बार, ठीक है। कैसे करेंगे, अब आप इसको मानो ए, इसको मानो बी, आपने निकालना सी, ठीक है, इसको आप ए मानो, इसको मानो बी, ठीक है, आपको सी निकालना है। तो सी इक्वल टू किसके बराबर था, बी स्क्वायर अपॉन में ए, या बी गुणा में बी, तो 2√7 गुणा में 2√7 अपॉन 3 जमा में √2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नीचे और ऊपर किससे वो कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि नीचे रूट ये है ना √2, ठीक है, 3 माइनस √2 और ऊपर भी 3 जमा में √2, ठीक है। अब देखो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, 9 में तो 2 गया 7, अब यहाँ पे 7 आ गया ना नीचे, ये कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ गया 4, अंदर आ गया 3 जमा में वो सॉरी माइनस में आना था, है ना, साइन बदलेंगे ना, तो ऊपर भी 3 माइनस √2 था गुणा और नीचे भी 3 माइनस √2 था भाग, है ना, माइनस आना था, तो 4 जमा में 3 माइनस में √2 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस इसमें रूट वाला था, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब जैसे हमारा आ रहा है अगला कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एक्स प्लस में 100 इज 400, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स तो आपको पता है, तो एक्स जमा में 100, है ना, इंटू एक्स जमा में 100 अपॉन एक्स इक्वल टू 405, ठीक है। तो ऐसे एक्स का मान क्या हो सकता है, एक चीज हम ये कर सकते हैं, क्या करें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वरना वरना ये देखो ना आप, इसका खोल लो ये, ठीक है, तो एक्स के जमा में 4 0 है ना, और 200x, ठीक है, इक्वल टू 405x, यहाँ से घटेगा तो 205x आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जमा में ये, ठीक है, और जमा में 200 वो माइनस में आ जाएगा इस साइड, है ना, माइनस में इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो तो भाई एक तो है इक्वेशन बना के करो, है ना, एक यहाँ से ऑप्शन उठाओ, देखो 225 गुणा में अगर हम 20 कर दें, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये तो होगा नहीं, देखो यहाँ से 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000, है ना, 1 0 और, ठीक है। अब माइनस माइनस, है ना, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, है ना, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगर एक्स की वैल्यू एक तो आ गई 125 से एक आ गई 80, ठीक है, 100 से बड़े आ रहे बतानी है तो 125 हमारा आंसर। वैसे भी थोड़ा हाँ इसमें कंफ्यूजन था या इसमें था, ठीक है, तो इसको करना जो बेस्ट रहेगा वो आप ऑप्शनों से करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर। अब ये आ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर, ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ इसको। तो भाई ये जो खतरनाक क्वेश्चन देख रहे हो ये आया है SSCGD के थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर। अगर आपको ये आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, देखो आपने पावर 2 करनी है बस, है ना, इस वाले की पावर 2 करनी है ना, और इसको भाग देना है, समझ आ गया। तो यहाँ से देखो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे x का जिक्र है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5, है ना, गुणा में y कितना आ जाएगा 0.5 और z भी कितना आ जाएगा माइनस का 0.5, ठीक है। अब देखो ऊपर भी x 2.5 है,
ठीक है, गुणा में ये जैसे भाग देंगे ना तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, गुणा में, ठीक है। अब ये y है ना, तो इसको भी ऊपर ही ले जाते हैं, तो ये तो 1.5 हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर आप इसको a मानते हो इसको b, तो b स्क्वायर अपॉन में a करना था, है ना। अगर आप ये नीचे लेते तो माइनस आता, वो मतलब प्लस आता, हमने ऊपर ले लिया माइनस हो गया, ठीक है। आपको पता होगा ना a इक्वल टू ना 1/a इक्वल टू a माइनस में a की पावर -1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुणा में z माइनस का 3.5, इसको तो नीचे ही ले लेते क्योंकि z नीचे ही है ना, तो 3.5, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब कुछ नहीं सोल्व करना है, तो यहाँ से x आ गया हमारा -2, ठीक है। y देखो, y क्या है, जुड़ जाएगा, है ना, y आ गया हमारा 2 अपॉन z, यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर देखो यहाँ से z है ना 3.5, मतलब 0.5 घटाएगा तो 3 होगा, ठीक है। और ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो आया वो देखो z की पावर 3 इंटू x की पावर 2 और ये y का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई साहब थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर कितना बढ़िया सवाल पूछ रखा है, देखो क्या दे रखा है, y प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग तो भाई साहब नंबर सिस्टम भी मिला दिया इसमें, तो पहले 3 प्राइम नंबर 2 3 5 है ना, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसका मतलब ये 20 है और ये 10 है। x क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो 10 गुणा में 10 बटे में 20 है ना, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, कर दोगे ना। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है वो समझो, जैसे हमें दे रखा है a b c d, तो इसमें क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल में b गुणा में c बराबर होता है d गुणा में a, मतलब अंदर वालों की गुणा बाहर वालों के बराबर होती है, तो b गुणा में c है, ठीक है, इक्वल टू ए डी। अगर हमसे d पूछ रखा हो तो क्या करना पड़ेगा, अंदर वालों की गुणा b गुणा में c अपॉन a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, d के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, d के। आगे समझ में, कोई दिक्कत आपको बता दियो तो। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि 2/7 है ना, 7/12 और 8, 2/7 7/12 8 और 5/6 4/3 10 के चौथे अनुपातिक हैं, ठीक है। तो F1 रेशियो F2, F1 है ना वो इसका चौथा अनुपातिक है और F2 है वो इसका चौथा अनुपातिक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे इसको हमें, तो क्या बताया था मैंने, इन दोनों की गुणा और नीचे वाले से भाग, है ना। तो अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 49, है ना। अब ये 12 गुणा में 2 है ना, 2 का काटेंगे 4, ये 3, ठीक है। तो हमारा 49/3 रेशियो, इसका भी इसी तरह करेंगे तो इसकी गुणा बटे में 5/6, देखो ये कट जाएगा, ये भी कट गया, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो 49 अनुपात, अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे तो 1 है अगर कुछ भी नहीं है तो हमारा 49 अनुपात 48 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है वो समझो, देखो जैसे दो संख्याएं दे रखी है हमने a और b, दो संख्याएं हैं a और b, इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो होता है √ab, मतलब कुछ नहीं करना आपने, इन दोनों की गुणा रूट करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे a2 अपॉन में a3 है ना b3 है, सॉरी a2 अपॉन में b3, और क्या दे रखा हमें 9b² अपॉन 4a² है ना, इन दोनों की गुणा करनी है और रूट देना बस, है ना। तो देखो a स्क्वायर तो a स्क्वायर गया, यहाँ से b देखो b² है ना, b² तो यहाँ पे क्या आ गया बटे में b आ गया, ठीक है।
तो भाई इस समय गलती हो गई थी, 4a³ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 3/2 है ना, a है ना, a और जैसे इकट्ठा का ना, और ये b और इसका रूट, ठीक है। तो 3/2 √ab, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल में। अगर आप देख पा रहे होगे इसमें क्या दे रखा है हमें, अगर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y इज z, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x² तो x² गुणा में y²z, इसका रूट निकालना हमने, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये z² हो जाएगा, मतलब z बाहर आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया। अब क्या रखा है, z इक्वल टू किसके बराबर है, √xy, ठीक है। अगर आप xyz आ गया ना, थे तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया था, √x² z गुणा y² z, ये था, ठीक है। जैसे z² हो गया था तो बाहर आ गया z, यहाँ आ गया xy, समझ में आ गया। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ xy, मतलब √xy इक्वल टू z, ठीक है। आपको मीन प्रोपोर्शनल पता होगा ना, मैंने बताया भी था। अब देखो यहाँ पे xy है, इसका मतलब दोनों तरफ से क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे xy की जगह हम क्या रख देंगे, z गुणा, मतलब z² रख देंगे, तो हमारा आ गया z³, ये आंसर था z³, ठीक है। ये थोड़े गलत हो रहे हैं, यहाँ पे yz² था ऑप्शन, यहाँ पे xz² था और यहाँ पे z था, तो z³ हमारा आंसर, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल और इस तरह के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। अब ये मीन प्रोपोर्शनल के ऊपर है, आप ही ना बताना ये कैसे होगा। मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो इसमें लिख रखी है ये रही, देखो यही है, ठीक है, जो हिंदी में। इंग्लिश में थोड़ा स्क्वायर रूट लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना हमने किसका, 5.76 इंटू 0.88 का, समझ में आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे ये बताओ आप। देखो 5.76 गुणा में 0.88, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे देखो 576 तो आपको पता है किसका होता है, 24 का, ठीक है। 88 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा में 22, ठीक है। तो 4 अगर बाहर जाएगा तो 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आ गया √22, ठीक है। अब √22 और ये जो जैसे 4 अंकों से पहले है डेसिमल, तो यहाँ पे 2 अंकों से पहले मतलब 0.48 और √22, समझ में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे हम, वो देखो आप। तो अब ये देखो ऑप्शन भी बहुत मतलब पास ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे √22 है ना, इसको मैंने बताया था ना एक बार तरीका, ये सबसे वो होता है एक्यूरेट, ठीक है। तो ये 4 आ गया, 4 चौक 16, ठीक है। कितना आ गया, ये 6, समझ में आ गया। अब यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर पॉइंट रख जाएगा, पॉइंट रख जाएगा, ये 0, ठीक है, 00, ठीक है। अब कितने पर जा हुआ है, तो 8 ये 7 पे, ठीक है ना, ठीक है। तो 4.7, तो अब क्या करना है, 48 गुणा में 4, मतलब 4.7 के लगभग हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया ये √22, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे 0.48 था ना, अभी पॉइंट को छोड़ दो, तो हमारा है 48 गुणा में 47, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 47 जमा में 1, है ना। और 47 तक गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 47 का स्क्वायर जमा में 47। अब 47 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 से 3 कम है, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, है ना। 3 का स्क्वायर 09 जमा में 47 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 2 और ये 2, है ना। अब देखो 3 डिजिट से पहले था 2 और 1, है ना, तो 3 से पहले, तो 2.25 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें दे रखा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.5 और 72, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या दे रखा है इसमें कि एस के गणित और अंग्रेजी के अंक समानुपाती हैं, ठीक है। मतलब ये आगे प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन आपने जरूर करने ही है। कह रखा है पिछले साल जब उसे गणित में 60 नंबर मिले थे
तो अंग्रेजी में थे 75। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल। अब क्या रखे, यदि इस सर अंग्रेजी में उसे 60 मिले हैं, अगर अंग्रेजी में 60 मिले हैं तो आप गणित का बताओ कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो 60 गुणा में 60 बटे में 75, 15 पंजे 15 चौके 5 तक काटेंगे तो 12 चौक 48, तो 48 अंक होंगे। ठीक है, डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल वाला है, समझ में आ गया। तो डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल वाला आपने कर रखे होंगे, है ना, नहीं कर रखे तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, मैंने डाल रखा वहां पे देख लो। ठीक है, ना तो देखो हमने ये निकालना था ना, तो ये 60 गुणा में ये निकालना था, ये वाला 60, तो 60 और ये नीचे है ना, डायरेक्टरी में तो यही होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है ना, प्रोपोर्शनल वाला है, आपने खुद करना है। क्या रखा है? रूपाली ने गणित में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल अंक इतने हैं, यदि गणित और कंप्यूटर के उसके अंकों का अनुपात इतना है तो रूपाली के गणित के अंक के बताओ। देखो गणित, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, क्या रखा है? गणित और कंप्यूटर, गणित और कंप्यूटर मतलब 4 और ये 3। ठीक है, क्या रखा है? रूपाली ने गणित में दुगने अंक दिए विज्ञान से, इसका मतलब ये 2 और ये 1। देखो अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? मैंने ये बताया था रेशियो वाले में। तो अब कुछ कट रहा है, हाँ 2 से कट रहे हैं, ये 2 और ये कट गया, तो हमारा 4:2:3 आ गया। इसका जोड़ 4 2 6 और 3 9, 9 तक काटेंगे उसने, 234 ने, तो पूरा कट रहा है ना। 9 दूनी 18 और 9 6 54, तो 26 आ गया। हमारा क्या रखा है गणित में, तो 26 गुणा में 4 52, 52 दूनी 104 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन होता है हमारा खत्म, 104 हमारा आंसर। अब क्या रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेकिन ऑप्शनों से ही करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया एग्जामिनर ने, 2/5 2/3 1/3 ये चीज दे दी भाई साहब इसने। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप कर सकते हो ऑप्शनों से, दूसरा एक मेथड और होता है, मैं एक बार समझा देता हूँ, वही मेथड से मैं करता हूँ, क्योंकि चलो इसमें तो ये ऑप्शन है, ऑप्शनों से भी कर सकते हो, लेकिन वो मेथड ऑप्शनों से तो आप कर ही सकते हो, मेथड कौन सा है वो भी समझा देता हूँ। जैसे 9 16 13 23 है ना, अब इनका डिफरेंस लो, देखो इसका 7 डिफरेंस है, इसका कितना डिफरेंस है 10। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, अब इसमें कह रखा है आपसे कि ना कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 9 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, है ना, और ये पहले वाली पकड़ लो दोनों, है ना, 13 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 तक करो और यहाँ पे कितने तक करो 10 तक। ठीक है, अब बस बराबर कर दो, ये हमारा मेथड था, बस क्वेश्चन होता खत्म। देखो यहाँ पे 10x आ गया, यहाँ पे 7x मतलब 3x इक्वल टू ये 91 और ये 90, तो यहाँ पे 1 x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3। बिल्कुल मुश्किल से हमें 12 सेकंड लगेंगी इस मेथड से करने में। ठीक है, ऑप्शनों में ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन ठीक था, है ना। अब देख पा रहे होगे आप अगला, एक परिवार के 3 बच्चों XYZ की औसत मार्क पॉकेट मनी एक विशेष महीने में इतनी है, Y उस महीने में X द्वारा खर्च की गई राशि का दुगुना, Z तिगुना खर्च करता है, यदि वित्त धन का औसत इतना है, मतलब क्या रखा है, एवरेज ऑफ देयर अनस्पेंट मनी इतना है ना। तो कुछ नहीं करना, हमें एक्स का निकालना है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपने खुद करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब दे रखा है कि 3 सेक्शनों में इतने थे। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्या रखा है, कक्षा एक्स के 3 सेक्शन 5:4:7 में है ना, यदि यदि सेक्शन ए में 15 16 और 9 नए छात्र आ जाते तो अनुपात इतना हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में की कुल संख्या कितनी होगी। देखो 4 5 9 9 और 7 16 है ना, इसका मतलब 16 है ना एक्स में। अच्छा हो जाएगी कितनी है नए प्रवेश के बाद, तो 11 और ये 21 और ये 30 है ना, तो 30 से तो भाग होने वाले सारे आ रहे हैं, इसका मतलब हमें पूरा करके देखना पड़ेगा। देखो हम 2 को पकड़ देते हैं इनको,
ठीक है, 5x और 4x। देखो 5x जमा 15 बटे में 4x जमा में 16 है ना, इक्वल टू अनुपात कितना हो गया 10 बटे में 9। देखो 9 पंजे 45 और ये 40। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 5x है ना। ये देखो 15 निम्न 135 और ये कितना हो गया 160 है ना। तो हमारा इसका मतलब 160 ये 20 ये 25 आ गया। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5। समझ में आ गया कितना आ गया 5। ठीक है, अब 5 आ गया तो ये 25 हो गए है ना। ये कितने हो गए अच्छा 5 आ गए ना, इन सब का जोड़ कितना है 7 और 4 11, 11 और 16, 16 पंजे 80 है ना। ये नए छात्र कितने जुड़े, तो देखो ये 30 हो गया और ये 40 है ना, तो 40 और जोड़ देंगे तो 120 छात्र हमारे नए जुड़े। ठीक है, जब भी 3 वाला आए ना 2 को पकड़ गए और सवाल कर दो। ठीक है, तो हमारे यहाँ से होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म। अब आगे हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये हर शिफ्ट में आया है और सेम स्टेटमेंट थी, बस इसमें जो ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये चेंज कर रखे थे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रखा है कि है ना जो प्राइस है फ्यूल का इसी के ऊपर मतलब फ्यूल के ऊपर ही पूछ रखा है। 3 महीने लगातार तो वो 40, 10 और 50% कम होता है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाता है। समझ में आ गया। तो कह रखा है तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। समझ में आ गया। देखो एक पहले क्या है यहाँ पर 4 महीने का जिक्र कर रखा है। कितने महीने का 4 महीने का। समझ में आ गया। तो 4 महीने का जिक्र कर रखा है। अब एक तो है हम सक्सेसिव से करें, एक दूसरा हम रेशियो मेथड से करके देखें, वो मुझे लग रहा है आसान है इसमें। ठीक है, देखो 40% घट गया मतलब 100 है। ठीक है, 40% घट गया तो 40% घट गया मतलब 60% रह गया, तो 60 बटे में 100 है ना, तो कितना आ गया 3 बटे में 5। ठीक है, इसी तरह 10% घट गया तो 9 कितना रह गया 9 बटे में 10 है ना। 50% घट गया इसका मतलब 50% रह गया तो 1 बटे 2। अब क्या रखा है कि चौथे महीने में 50% बढ़ गया मतलब 50% बढ़ गया तो अब कितना हो गया 150 बटे में 100 है ना, मतलब 3 बटे में 2। ठीक है, अब देखो 50 और ये कट गया ये। ठीक है, अब ऐसे देखो 9 तिया 27 है ना, 27 तिया 81, 81 बटे में 2 है ना। तो अब देखो ये कितना हो गया हमारा 81 बटे में 2 मतलब 40.5% है ना, 40.5%। अब ये 100 से कितना कम है, तो कितना कम है 61 ये रहा 59.5% कम है। इसका मतलब डिक्रीज हो गया, पहले 100 था है ना, पहले कोई वैल्यू 100 थी, अब कितनी रहेगी 40.5%, मतलब कितनी घट गई तो 59.5% हमारी वैल्यू घट गई है ना। आगे समझ में सभी को। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होगे, ये खुद करना आपने। ठीक है, इसके लिए रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है, सक्सेसिव से ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके हर शिफ्ट में पूछ रखा है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, वे दो जो क्वेश्चन थे उसमें से एक करवा दिया था, एक आपने खुद करना। अब देखो एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें इतने पुरुष हैं और 45% जनसंख्या साक्षर है। यदि 45% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो अब इसको कैसे करेंगे वो बताओ आप। देखो इतने पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी वो निकाल लेंगे इसमें है ना। वैसे देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे टोटल जनसंख्या इतनी है इसमें से पुरुष इतने हैं। ठीक है, अब क्या रखा है कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, तो देखो ये 36, 90, 00 का 45% का 45%। ठीक है, 45 बटे में 100 लिख लो, चलो परसेंटेज हटाओ, माइनस पुरुषों का कितना 18, 60, 00 है ना का 45%, 45 बटे में 100 इक्वल टू। अब देखो टोटल जनसंख्या इतनी है, पुरुष इतने, महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो 000 9 में तो यो और 18 है ना का x% यहाँ से निकल जाएगा। बस अब कुछ निकलना। अब देखो
डबल जीरो भी कर सकते हो आप, है ना। ना तो एक चीज करो, देखो इसका ये 45% सीधा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो देखो 45 बटे में 100 कॉमन लोगे, यहाँ से यह आ जाएगा इतना ही, ये तो कट गया है ना। तो यहाँ से x% किसके बराबर आ जाएगा? 45 बटे में 100। ठीक है, तो सीधा 45% हमारा आंसर। इतने मतलब कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, देखो इसमें कैसे करते हैं इसको। हर टाइप में आए हुए हैं, इसको बेसिक तक सीखो आप कैसे करते हैं इसको। यदि पेट्रोल की कीमत 90 लीटर से इतनी लीटर कर दी जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि पेट्रोल पर उसका वह समान रहे। देखो एक चीज आपको पता है, जैसे अगर प्याज महंगे हो जाते हैं तो आपके परिवार में क्या करते हैं? प्याज खाने कम कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि खर्चा उतना ही रहना है ना। तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है अच्छे दिनों में, समझ में आएगा। तो जब भी ये होता है ना, कोई चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो हम खपत कम कर देते हैं ताकि हमारा जो घर का बजट है वो ना बिगड़े। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह पेट्रोल में हुआ, क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमत पहले 90 रुपये थी, अब कितनी होगी? 110। कह दिया कितना खपत कम करना चाहिए। तो जब भी ऐसे आए ना तो देखो ये कितना कम है ना। अब कितना बढ़ गया? 90, मतलब 20 बढ़ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 20 घटाओगे बटे में, अब कितना हो गया? 110। तो बटे में 110 गुणा में 100%, बस हमारा यहाँ से आंसर आ गया। तो देखो डबल जीरो, ये आ गया हमारा 200 बटे में 11, है ना। तो 11 एकम 11 कितना आ गया? 9। 11 अट्ठे, ठीक है, तो 18। या आप देखो 2 बटे 11 किसके बराबर होता है? 18.18%। सीधा लिखना था आपने। 2 बटे 11 तो याद है ना आपको कितना होता है? 18.18%। ठीक है, अब आप अगला देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो ये तो आपको पता लग गया कि अगर 90 से 110 ये अलग टाइप है, कई टाइपों में होता है ये खपत कम करने वाला। तो एक टाइप मैंने समझा दी है। ठीक है, इसके बाद आती है ये वाली टाइप। इसमें क्या होता है कि चीनी की कीमत में इतनी वृद्धि कर दी जाए। अनीता चीनी पर अपना खर्चा पहले जैसा ही रखना चाहती है। ठीक है, मान लिया पहले 100 था, है ना, अब कितना हो गया? 122.5। सभी को समझ में आ रहा है। तो देखो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा दोगे और इसका रेशियो ले लोगे तो अब कितना आ जाएगा? तो देखो ये 1225 हो गया, है ना। ये कितना आ गया? 1000। देखो 25 चौके, है ना, 25 चौके 100, 25 निम्मे 225। ठीक है, तो 40 अनुपात कितना हो गया? 49। ठीक है, अब ये कितना बढ़ गया? 9 तक। -9 बटे में 49 गुणा में 100%। यही करोगे आप, यही करोगे ना, समझ में आ गया। तो अब हमारा कितना आ जाएगा? तो 900 बटे में 49, है ना, कितने पर जाएगा ये? तो 50 दूनी तो 100 हो जाता है, तो एक ही पर जाएगा ये। ठीक है, तो अब कितना आ गया हमारा? ये जैसे अगर 50 होता तो 40 आ जाता, अब कितना आ गया? 41। ठीक है, तो अब ये कितने पे जाएगा? अगर 50 होता तो 5 अट्ठे, तो 8 पे ही जाएगा। वो दोनों दे रखे देखो, पास पास में है तो इसलिए हमें पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 अट्ठे कितना होता? 400। ठीक है, 400 और ये 392। ठीक है, अब ये कितना आ गया? तो 18। ठीक है, अब पॉइंट रहोगे तो 0। ठीक है, तो 50 तिया 3 पे ही जाएगा, 4 पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 18.37% हमारा आंसर। थोड़ा जब है ना कैलकुलेटिव देता है ना तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा अप्रोक्स लग भी नहीं सकता क्योंकि ऑप्शनों में कम वो है। क्या एग्जामिनर ऐसा ही कर रहा है। मैंने 4-5 पेपर करवा रखे हैं आपके एसएससी के, आप देख भी सकते हो प्रीवियस पेपर्स में। तो वहीं पे यही कर रखा उसने, और ये लगभग 2024 से ज्यादा करने लग गया एग्जामिनर कि ऑप्शनों के बीच में गैप बहुत कम देने लग गया। अब जो अगली टाइप है, तीनों टाइप एसएससी जीडी में आई हुई है, तीनों की तीनों मैं करवा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे घर वाले नहीं होते, जैसे हर जो घर वाले घर होता है उसकी अलग अलग बजट होता है, समझ में आया। कोई बहुत गरीब होता है वो तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाता। उसके बाद आते हैं कि अगर महंगाई हो जाती है तो वो उतना ही खपत करना कम कर देते हैं।
तीसरे तरह के परिवार भी होते हैं जिसमें क्या होता है, अगर मान लिया कुछ चीज बढ़ जाती है तो वो इतना नहीं एडजस्ट कर पाते, वे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह ये क्वेश्चन में वही परिवार है, कह रखा है कि पेट्रोल की कीमत है ना 50% बढ़ गई, मतलब पहले 100 थी अब 150 होगी। क्या रखा है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि केवल कि इस पर वह केवल इतना परसेंट बढ़े, मतलब 14% बढ़े। 14% मतलब 114 तक तो वो है ना, इसको मैनेज कर पाता है ना, 114 तक मैनेज कर पाता है। तो अब कितना वो वह कम कर देगा, है ना, खपत कम कर देगा, खपत कम कर देगा, वो जो भी कंज्यूम कर रहा है उसको कम कर देगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत है ना 50% बढ़ गई, लेकिन है ना आप केवल 14% तक ही बढ़ा पाए। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझो। देखो अब इनके बीच का गैप कितना है, तो अगर 120 होता 30 हो है, अब 36 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 36 बटे में 150, है ना, गुणा में 100, बस हो गया हमारा। ये 2, ये 3, 3 तक काटोगे 12, 12 दूनी 24, तो 24% ही आप अपने खपत को कम कर पाए। समझ में आ गया? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है, रमन की आय इतनी है, ठीक है, वह अपनी आय का इतना परसेंट खपत करता है, बचाता है, सॉरी बचाता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और वह 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत होगी। तो बचत क्या होगी, मतलब कम होगी ज्यादा होगी, ये चीज पूछ रखी है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये हमें आय दे दी ना, इसको हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, और बाद में हम उतना ही निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो आय हमने मानी 100, क्या रखा है 23% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, ये खर्च करता है हमारा 67, मतलब 77%, ठीक है। अब क्या रखा है, आय में 27 की वृद्धि कर दी जाए, कितना हो गया 27, और व्यय में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसका 50% कितना होगा, देखो 27% तो इसका 27 होगा, 77 का 50% कितना होगा, तो आधा होगा, है ना, आधा होगा ना, 76, अगर 74 होता 37 आवा 38, है ना, तो 38.5 होगा, कितना होगा 38.5 होगा। समझ में आ गया? 38.5 होगा। तो अब देखो इसमें तो इनकम कितनी बढ़ी है 27, लेकिन इसकी कितनी बढ़ेगी 38.5। आपको ये बेसिक तो पता होगा ना, इनकम इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर जमा में सेविंग, ठीक है। अगर ये 27 बड़ी है, ये 38.5 बड़ी है केवल, तो ये कितने परसेंट घटी होगी, 11.5%, मतलब 11.5 घटी होगी, 11.5 घटी होगी, तभी तो हमारा 27 आया है ना। ये क्या है, घटी होगी, और ये क्या है, ये बड़ी है। समझ में आ गया? तो 11.5%। अब यहाँ से देखो आप, है ना, इतनी घटी है, और ये चीज यहाँ पे पूछ रखी है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वाले हमारे कट जाएंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ से क्या था, हमने 100% ये माना था, तो 100% इसके बराबर था, हमें निकालना 11.5%। समझ में आ गया? तो इसका 10% देखोगे आप कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। इसका 1% कितना आ जाएगा हमारा, तो 1% कितना आ जाएगा 754, ठीक है। और इसका 0.5% कितना आ जाएगा हमारा, मतलब आधा कितना आ जाएगा, तो इसका, तो देखो 10 1, है ना, और आधा परसेंट, और तो आधा परसेंट कितना आ जाएगा इसका, तो इसको दो तक करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, है ना, तो बस जोड़ेंगे, है ना, तो 7 और 4 11, तो लास्ट में एक आना था, यही हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, 11.5% निकालना, पहले 10 निकालो, फिर 1, फिर आधा परसेंट, है ना, आसान। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या रखा है, ये एक्सपेंडिचर वाला ही है, वो इतना ज्यादा है, एक्सपेंडिचर इतना डिक्रीज कर दिया, तो बताओ, ये आपने खुद करना है, ठीक है, इनकम वाला ये भी आपने खुद करना है। ये देखो, ये पिछली बार इसमें भी आया था, ये किस में आया था, सीजीएल वाले में आया था शायद,
ये मैंने करवाया था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आपने खुद करना है। तो परसेंटेज होता है खत्म। अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। उसका यह है क्वेश्चन, देख पा रहे होगे। अब इसको कैसे करते हैं देखो, एक बात ध्यान से समझो इसको। ये जो है, ये है बेईमान दुकानदार वाले सवाल। बेईमान दुकानदार वाले सवाल मैंने अलग टाइप भी करवा रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब इसमें क्या देखा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे बाट से 26% कम है। मतलब क्या है, 100 का बाट है, मतलब 100 किलो का बाट होना चाहिए था, लेकिन 26% कम है। मतलब अब कितना रह गया, 74 रह गया। मतलब बाट होना था 100 किलो का, लेकिन है कितने का, 74 का। तो कह दिया जा प्रतिशत बताओ। अब चेक क्यों का भी घपला कराओ, लेकिन जो उसका 26% बच गया सामान है ना, वो आगे बेचेगा उतने रुपया में, समझ में आ रहा है। तो इसको हम कैसे करते हैं समझो। देखो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पता है सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट। जो सामान बेचा है ना, उसका सीपी कितना था, 74, जबकि उसने पैसे कितने ले लिए, 100। ठीक है, तो कितना बड़ा बढ़ गया, तो 26 बढ़ गया। कितने के ऊपर, 74 के ऊपर। तो 26 बटे में 74 गुणा में 100% है ना, कितना आ गया, 13 बटे में 37। ठीक है, अब देखो 37 37 37 सारे का दे रखा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 1300 है ना, और ये 37, तो 37 है ना, 3 पे चला जाएगा, बिल्कुल 3 पे ही जाएगा, 4 पे नहीं दिखाई दे रहा। 3 पे जाएगा तो 7 21 2 3 3 9 8 2 11। ठीक है, यहाँ पर आना था 19, 19 आ गया। ठीक है, 0। अब कितने पे जाएगा, तो 4 चौक 4 पंजे, तो 5 पे क्या जा सकता है, देखते हैं। देखो 5 और 4 है, तो यहाँ पे ही घूमेगा, 6 और 7 तक नहीं जाएगा। ठीक है, और ना तो एक चीज भी तो कर सकते थे हम, लास्ट में 0 आ रहा है, क्या है, 0 आ रहा है। तो देखो 7 पंजे 35, 35 और 5, 35 और 5 0 है ना, मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 0 आना चाहिए था। देखो हम ये पहले भी देख सकते थे वैसे, 7 21, वो 7 7 49 और 7 6 42 और 6 नहीं आ रहा था। इसका मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए था, यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे से ध्यान रखना कि अब देखो 5 पे जाएगा, 7 पंजे 35 और ये 3 7 वो मतलब 5 थे 15 15 और 3 18 है ना, तो 5 बच गया था, तो बस हो गया। ठीक है, आगे से ये ध्यान रखना कि जैसे लास्ट में 0 है, तो 7 पंजे 35 35 और 5 40 है ना, मतलब 0 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज आप आगे से। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन पता नहीं इतनी बार पूछ रखा है कुछ एग्जामिनर ने, क्या ही करना चाह रहा है इस क्वेश्चन के साथ। अब देखो क्या दे रखा है कि 400 एप्पल हैं जो 1200 रुपए के उस पर खरीदे जाते हैं, 1200 पर 100, मतलब 100 जो वो हैं सेब हैं, वो 1200 रुपए के हैं। ठीक है, क्या रखा है, और 800 रुपए के लाभ पर बेचे गए, है ना, तो प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो लाभ दे दिया, सिप्पी दे दिया। अब ये 1200 रुपये, ये 100 के ऊपर है ना, तो हमारे पास तो क्या है, 400 है, मतलब 4 तो गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 4800 बटे में 800 कर देंगे तो 5600। ठीक है, 5600 किसके हैं, 400 सेब के हमें निकालने प्रति दर्जन। प्रति दर्जन होते 12 के रेट में। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, 5600 बटे में 400 सेब है ना, हमें 12 12 के बनाने जोड़े, तो 12, तो 4 तिये और 0 तो 0, तो 3 6 18 और ये 16, तो 168 रुपये प्रति दर्जन हमारा क्या हो जाएगा, रेट। सभी को समझ आ रहा है। सब्जी मंडी में ऐसे ही बिकते हैं या रेडी रूडी वाले, वो इतना दिमाग नहीं लगाते, बस वो ये देखते हैं क्योंकि वे इतने पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हम इसमें लेकर आए। ठीक है, वो प्रति दर्जन हम कितने में बेचे कि हमें इतना लाभ हो जाए। ठीक है, बस वे इतना गणित नहीं लगाते है ना, जो मॉल वाले हैं ना वो लगाते हैं गणित वो लगाते हैं, वो लूटते हैं पूरे। अब ये क्वेश्चन भी आपका हर शिफ्ट में आ रहा था। ठीक है, क्या क्या रखा है, केतन ने 151 कुर्सियां बेची, तो 151 बेची और 50 रुपये कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, है ना। तो मतलब 151 कुर्सियां थी, है ना, मतलब 100
सीपी था, है ना, और 151 एसपी हो गया। कैसे? अब आप कहोगे कैसे हो गया सर, हमें नहीं पता, हमें बताओ। तो अब देखो, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एसपी माइनस सीपी। आगे से आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये केवल मैं समझाने के पर्पज से आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, प्रॉफिट कितने के बराबर? 51 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य। हमने माना 151 एसपी, है ना, और ये कितना आ गया? 51 एसपी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, प्रॉफिट किसके बराबर है? 51 एसपी इज इक्वल टू 151 एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, सीपी हमारा किसके बराबर आ गया? 100 एसपी के। 100 एसपी के आ गया। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया हमारा? अब अगर आप हर कुर्सी का जो विक्रय मूल्य 1 मान लोगे ना, तो यहाँ पे 151 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और सीपी कितना आ जाएगा? 100 रुपये। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया? तो 51 रुपये का। तो 51% हमारा क्या आ गया? क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखो। 151 गेंदों को इतने में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का क्रय मूल्य बताओ। अब इसको कैसे करेंगे? क्रय मूल्य के बराबर होती है भाई साहब। ये टाइप भाई काफी अच्छी है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? आपको पता है लॉस किसके बराबर होता है? तो एसपी माइनस सीपी के। ठीक है ना, वो सीपी माइनस एसपी, मतलब सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है। ठीक है, तो अब क्या रखा है? 5 के बराबर लॉस हुआ है, तो 5 बॉल्स के बराबर लॉस हुआ है। तो सीपी मतलब कितने? 15 बॉल्स को इतने में बेचने पर, तो 15 बॉल्स माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 1250, 1220। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 बॉल इक्वल टू 1220, है ना। बॉल यहाँ पर कितनी आ जाएंगी? 122 रुपए की। सभी को समझ में आ गया होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चों ने ध्यान देना चाहिए इस पर। जब कह दें कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आके देख पा रहे होगे आप, क्या दे रखा है? अगर सेलिंग प्राइस इतना है और लो 60% का होता है, तो 12% का प्रॉफिट होने पर उसका कितने पर उसको बेचना चाहिए, ये आपने खुद करना है। ये पहले भी बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा किसी वस्तु को 4000 पर बेचने पर अर्जित लाभ उसे इतने 2790 पर बेचने के लाभ का 10 गुना है। इसका मतलब 10:1। ठीक है, इनका डिफरेंस ले कितना है? अगर यहाँ पर मान लिया 2800 होता, है ना, 2800 होता तो 1210 आ गया। ठीक है, यहाँ का अनुपात देखो, मतलब यहाँ का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा ना। डिफरेंस नहीं, यहाँ का जोड़ लेना आपने, तो 11। ठीक है, 11 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखो 110 है ना, अब यहाँ पे 1 तक गुणा करोगे तो 110, अगर इसमें जोड़ दोगे और यहाँ पर करोगे इसमें 1100 घटा दोगे, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीपी, मतलब जो इसका एक्चुअल वो था, मतलब सीपी। आपने बेरा है यार, क्या मैं भी क्या क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सीपी आ गया हमारा कितना? तो 0, और ये 10, और ये 2, और ये 8, है ना, नहीं 9, 2900 रुपये इसका क्या है? सीपी। कह रहा क्या? 20% का लाभ, मतलब 6/5। या इसका 10% देखो 290 है ना, तो 5800 हो जाएगा। तो 5800 जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आ रहा है ना, ये कितना आ जाएगा? 3480 हमारा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3480। क्वेश्चन आसान था। अब आपने यो, अच्छा ये भी करवाना ही पड़ेगा। देखो, एक दवा में उसका लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई साहब, बिल्कुल मतलब सच है। कोई मजाक नहीं कर रहा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, आपने ये जरूर करना चाहिए। अब इसमें क्या दे रखा है? एक दवा के 60% पदार्थ है स और 40% टी है। हमने माना ये 60 किलो और ये माना हमने 40 किलो।
ठीक है, क्या रखा है, पहले जो एस का क्रय मूल्य था ना वो 30 से बढ़कर 40 हो गया, ठीक है, जबकि टी का जो क्रय मूल्य है वो 30 से घटकर 20 हो गया, मतलब पहले कितना था, 30 ही था, ठीक है। तो अब देखो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, अगर 60 किलो ये मानो और 40 किलो ये, तो 100 किलो, तो 100 किलो में गुणा में 30 का रेट है तो कितना आ गया, 3000 रुपये, मतलब 3000 रुपये, ठीक है। अब कह रखा है कि जो 60 किलो था ना उसका रेट 40 हो गया, तो 60 किलो का कितना हो गया, 40 कह रखा है, और जो 40 किलो का था ना उसका हो गया 20, ठीक है, जोड़ेंगे तो 3200 आ गया, समझ में आ गया। अब देखो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो डिक्रीज वाले वैसे कट गए, इंक्रीज या तो 3.3% है, अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 200 कितने पे, 3000 पे, ठीक है, गुणा में 100, ठीक है, 0 तो 0 और 20 बटे में 3 मतलब 6.67 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, परसेंट 6.67% हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम करते हैं डिस्काउंट वाला शुरू। अब देखो डिस्काउंट में ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रखा है, इसको हम ना सक्सेसिव से आसानी से कर सकते हैं। आपने सक्सेसिव वाला पढ़ रखा होगा, डिस्काउंट में क्या होता है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि है ना 10% का डिस्काउंट दिया, समझ में आ गया, तो इसमें एक्स वाई कैसे लगता है, एक्स जमा में वाई है ना माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है, तो 10 जमा में 10 है ना, या यहाँ पे 15 भी होता है, चलो जैसे ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, जैसे 10-10 होता है ना तो ये तो कट जाते हैं आपस में, तो देखो जब ऐसा आता है ना तो ये फॉर्मूला लगता है एक्स जमा वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, आप याद रखना सक्सेसिव में। तो अब 10-10 का क्या आ जाएगा, 10 जमा में 10 माइनस 10 गुणा में 10 बटे में 100 मतलब 21%। वैसे भी आपको ये ध्यान रखना होता है 10 आला कि क्या आएगा हमारा, ठीक है, तो ये फार्मूला लगा कर हम कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें है तो 20-20 तो 44% आ गया, ठीक है, नहीं 44 नहीं, वो 20-20 40 और 4 घटाओगे तो 36% आ गया इसका। इसका कितना आ गया, तो देखो 25 और 15 कितना आ गया, ये 30-40, तो 40 माइनस, अब 25 गुणा 15 तो 375 मतलब 3.75 है ना, अगर 4 घटाते 36 तो 36.25 आ जाएगा हमारा। इसी तरह ये है 30 और 40, तो 40 माइनस कितना आ जाएगा हमारा 3, तो आ जाएगा हमारा 37, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 5 गुणा में 35, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 पंजे 5 17 है ना, तो 1.75 घटाओगे, अगर 2 भी घटाते तो 38.65 आ जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है ना, वो 7 था नहीं तो 2.25 आ जाएगा 18.25, तो 38.25 है ना, 38 पॉइंट, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, यही है ना, चौथे वाला, तो चौथा हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, हमें यही बताना था सबसे ज्यादा छूट किस में मिलेगी, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। इसी की तरह अगले वाला और है, ये रहा, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब देखो जो इसका और अच्छा क्वेश्चन जो ये है, देखो इसको कैसे करते हैं, हर पेपर में आता है, इसमें क्या कहते हैं कि एक छूट दे देते हैं दूसरी वाली पूछते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, देखो हमें मार्क प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है 19,200, ठीक है, गुणा में 20% की छूट दे दी तो 80 बटे में 100 मतलब 4 बटे में 5 गुणा में, अब हमने माना कि x% की छूट है तो x बटे में 100, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 13,824, ठीक है। अब देखो 4 तक काटेंगे इसको, तो 4 तिये 12 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, ठीक है। अब 192 से ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है ना, कट सकता है वैसे, लेकिन क्या करें, काट ही दें, ठीक है। देखो 0000 है ना, अब ये 192 तो भाग करेंगे, तो देखो 192 दूनी कितना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा 1 है ना, और 3, तो 3 पे ज्यादा है, ये चला जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 13, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 65 आ गया। तो भाई 3 पे तो जैसे लास्ट का ये जो डिजिट है ना 6, या तो 2 अट्ठे है ना, या 2 तिया, तो हो सकता है, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा है ना, एक चेक कर लो बस बतेरा होगा, हम 18 पे ही करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 10 20 के आसपास ही है, तो 18 दूनी 36
और 18 निम्मे 152 और 162, 18 निम्मा 162 और 3 165 है ना। 18 कम 18 6 24 और ये 34, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो 18 पे जाता, तो 18 और ये 5 तक गुणा हो जाएगी तो 90 है ना। तो x इक्वल टू 90 आ गया। 100 में तो घटाओगे तो 10% हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। सभी को समझ में आ रहा है? ये तरीका आपने यूज करना है। अगर आप 3 पे करते हैं ना तो आपको पता लग जाता है ये नहीं है, इसका मतलब ये 8 पे जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में ये कैलकुलेशन करते, बस ऑप्शनों से खेल सकते हो इतना। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब वैसे तो प्रॉफिट जो परसेंट होता है वो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव करने का इतना कोई फायदा मुझे निकलता हुआ नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अजीब है पूछ रखा है इसने, है ना। तो हम वो लगा लेते हैं क्या कि प्रॉफिट पूछ रखा है ना इसने, तो जैसे सीपी अपॉन एमपी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये 18.8% है, 18/8 है ना। ये मार्क अबव है इससे, तो ये क्या आ जाएगा 118.8 बटे में 100, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट है ना। तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 12.5 है ना। तो यहाँ से अगर हम वो बनाओगे है ना, ये 1/8 होता है, 1/8 होता है, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ से अगर घटाएंगे तो 7/8 अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट है ना। तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव तो हो गया है ना। 7 से कट रहा है ये क्या, 8 और 1 9, 8 और 1 9, हाँ 7 से कट रहा है, 7 से काट रहे थे, 7 एकम 7 बच गया 4, 7 7 एकम 7 और 4 11, 8 और 1 9, यार ये कट तो नहीं रहा, मुझे तो लग नहीं रहा, नहीं ये 7 से नहीं कट रहा है, तो 188 ये 8 तक काट देंगे इसने तो 125 आ जाएगा बटे में 7 है ना। माइनस जैसे ये आ गया ना, इक्वल टू 1/100 जमा में प्रॉफिट है ना। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 100 जमा में प्रॉफिट ये ज़्यादा ही बड़ा पड़ गया भाई साहब। ये तो अगर उल्टा करते 25 सत्ते 175 है ना, तो 75 1, तो 25 सत्ते 175, 7 एकम 7 और 1 8 है ना। तो 800 वो अरे 1188 है ना। इसको छोड़ो भाई ये तो गणा है बड़ा पड़ गया, हम सक्सेसिव से ही करते हैं। तो 18.8 है ना, जमा वो छूट घटाओगे तो -12.5 माइनस 18.8 गुणा में 12.5 बटे में 100, ठीक है, यही ठीक रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब देखो ये तो सीधा ही कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये 6, तो 6.3 माइनस, अब देखो अगर 1 0 जाएगी या 8 पकड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी 1 0 आ जाएगी, तो क्या 8 से कट रहा है, ये 4 से तो कट रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी और 0, 4 से काटो 4 चौक 16 है ना, 4 सत्ते 28 है ना। तो 787 बटे में 20, तो दो गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और ये 12 माइनस 4.7 बटे में 2 है ना, कितना आ जाएगा ये 9 और ये 11 11 और 7, तो 2 तो काटेंगे 2 3 6 है ना, 2 9 18, ये तो 3.95 के लगभग आ गया हमारा, यही ठीक रहेगा सक्सेसिव, वो ज़्यादा ही बड़ा पड़ जाएगा है ना। थोड़ी कैलकुलेशन तो है लेकिन सक्सेसिव ही करना, वो रहने देना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, हाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो अब इसको कैसे करते हैं हम, क्या क्या रखा है इसमें, क्या कहते हैं कि जैसे कह देते हैं कि 20 खरीदे और 5 फ्री मिले, 5 मुफ्त मिले, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मुफ्त कितनी मिली 5, टोटल वस्तु कितनी है तो 20 और 5 ये मिली तो 25 होगी ना, तो बस 5 बटे में 25 गुणा में 100 हमारा कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, तो 5 बटे में 25 गुणा में 100% हमारा आ गया 20% हमारा
आंसर। आपने ऐसे ही करना है। अगर वो कहता ना कि 20 खरीदे और 30 पाए, ठीक है, 20 खरीदे और 30 पाए, तो उसमें कितना फ्री मिले आपको? 10, है ना। टोटल कितने हैं? 30। ठीक है, दोनों में स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार ध्यान से समझो। देखो, अगर वो कहे 20 खरीदे 10 मुफ्त पाए, और वो कहे 20 खरीदे और 30 पाए, ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आंसर एक ही आएगा। समझ में आ गया? ये वाली स्टेटमेंट अलग है, ये वाली स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान रखिए इस चीज का। बच्चे गलती कर देते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गजब, बहुत बहुत ज्यादा गजब। भाई साहब ये तो है ना, अलग से करवाना चाहिए डिस्काउंट में। ठीक है, वो एक नया चैनल बनाया था ना, दीपक ऑलवेज फर्स्ट, उस पर डालूंगा इसका। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पहली बार आया ये। ठीक है, इसमें एसएससी में। अब देखो क्या क्या रखा है। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पुस्तकों की खरीद पर 20 खरीदे 5 मुफ्त पाए। ठीक है, तो देखो 25 खरीदे 5 मुफ्त पाए, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा? तो 5 बटे में टोटल कितनी होगी? 25 और 5 30, गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ से 1/6 मतलब 16.67%। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? इतना आ गया। ये निकालना आसान था, जबकि यहाँ पे जो चीज दे रखी है ना, असली गेम वहां पे घुमा रखा है। वो चीज देखो आप अब। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते वक्त ही गेम खेल रखा है एग्जामिनर ने। यह दावा करता है कि एक नोटबुक की कीमत उसे 10 रुपए है, लेकिन वास्तव में उसकी कीमत 5 रुपए है। समझ में आ गया? मतलब जो एक बुक है ना, उसकी जो वास्तव में जो कीमत पड़ती है वो 5 रुपए है। टोटल हमारे पास हमें कितनी किताबें मिली? 30। इसका मतलब दुकानदार जब वो 30 किताबें लेने गया था, तो कितना खर्चा हुआ था, मतलब कितने सिप्पी बना था, मतलब कितने सिप्पी बना है? तो 150 रुपये बना है सिप्पी। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? उस नोटबुक की को 10 रुपए में बेच रहा है। ये कह रहा है कि भैया 10 रुपए की है, मैं 10 रुपए में दूंगा। ठीक है, और उसी के साथ वो ये भी कह रहा है कि ना, आप 25 किताबें खरीदो और 5 मुफ्त पाओ। मतलब वो पैसे कितने किताबों के ले रहा है? केवल 25 किताबों के। कितनी किताबों के? 25। कितनी किताबों के? 25 किताबों के पैसे लिए, और हर किताब को उसने 10 रुपए में बेचा। इसका मतलब कितने में कितना उसको मतलब कितना उसका सेलिंग प्राइस हो गया? तो 250। सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो 100 बटे में 150 गुणा में 100 मतलब कितना आ गया? 2 बटे में 3 मतलब 66.67%। ठीक है, यह आ गया हमारा प्रॉफिट। यह आ गया था हमारा डिस्काउंट। एग्जामिनर ने कह रखा है इनका अंतर बताओ, तो घटाओगे कितना आ जाएगा? 50% हमारा आंसर। कितना गजब क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा बना रखा था एग्जामिनर ने, दिमाग लगा रखा था पूरा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतना कोई खास है नहीं। ठीक है, इसमें ये जो 10 पेन दे रखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, मतलब 1 बटे में टोटल कितना हो गया? 3। तो 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3%। इसमें कुछ नहीं है, ये आपने खुद करना है, आसान था ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के काफी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यही दो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट में ना, ये 2 टाइप, मतलब एक ही टाइप के हर शिफ्ट में पूछ रखे हैं। दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक आपने खुद करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, समझो, है ना, फिर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आसान है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ये हर शिफ्ट में पूछ रखा था। अब है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने करवा दिया था, और शायद ये भी करवा दिया हो, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा याद है मैंने करवाया था। ठीक है, वो आपने मेरी एक वीडियो डाल रखी है मैंने, कंपाउंड वो टॉप वाली, उसमें देखना है, ऑलवेज फर्स्ट वाले में। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के दोनों सारी शिफ्टों में पूछ रखे थे। अब इसको कैसे करेंगे? विपुल इतने की राशि निवेश करता है और विजय इतने की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में विजय
को विपुल से इतना ब्याज मिलता है, तो ब्याज दर बताओ। अब आपने पता है सिंपल इंटरेस्ट में केवल एक ही फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में 100, रेट गुणा में टी मतलब टाइम अपॉन में 100। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ये हो गया है ना, प्रिंसिपल किसका ज्यादा है, विजय का, तो विजय को पहले लिखेंगे, कितना आ गया 9200, गुणा में रेट तो हमने निकालना है, टाइम 5 साल दे रखा है मतलब सेम दे रखा है, बटे में 100 है ना। अब डिफरेंस क्या रखे है, डिफरेंस ले लो, माइनस 5400 गुणा में रेट गुणा में 5 साल बटे में 100 इक्वल टू टाइम कितना दे रखा है, वो मतलब डिफरेंस कितना दे रखा है 840। अब यहाँ से देखो रेट 00 से 00 गई, 00 से 00 गई है ना, रेट और 5 कॉमन आ गया। यहाँ से देखो 94 में तो चौवन गए तो 40 आ गए, ठीक है, इक्वल टू 840, 0 तो 0 गई, 4 तक काटेंगे, 4 दूनी 4 एकम, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 बटे में 5 है ना, तो 4.5 हमारा क्या आ जाएगा परसेंट हमारा आंसर, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, 4.5% हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन वैसा ही था, आपने खुद करना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने ये वाला करवा रखा था, अब ये वाला समझो, इसमें कुछ नहीं होता इतना खास है ना, इसमें सक्सेसिव वाला ही फार्मूला लगाते हैं हमें, वो जो डिस्काउंट वाला है उसमें बस माइनस आ जाता है, इसमें ये सारा प्लस होता है, ठीक है। आप देखो क्या दे रखा है, सारंग ने कुछ धनराशि HDFC में 4% वार्षिक दर पर निवेश की, 2 वर्ष बाद सारंग को वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले, तो साधारण ब्याज बताओ है ना, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज बताओ। तो जहां तक होता है ना एग्जामिनर, जैसे 153 दिया तो 150 के लगभग हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, लास्ट में 0 ही होती है, इस तरह का पूछता है, लेकिन क्या पता इसमें हो भी, मैंने पहले निकाल के नहीं देखा है ये, ठीक है, तो हम निकालते हैं, समझ में क्या, वरना ऐसे ही होता है, अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इसके आसपास ही होता है, इससे कम ही होता है, और आसपास होता है, 0 उसके पीछे लगभग लगी होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं 4% का वार्षिक है, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सक्सेसिव होता रहता है, ठीक है, तो 4 जमा में 4 गुणा में 4 बटे में 100 है ना, ये फार्मूला लगाना आपने जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे, तो 16.16%, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 153, क्या रखे 16% बताओ, ठीक है, तो गुणा में 16 बटे में 16 गुण 16 और ऊपर कितनी 00, ठीक है, तो 16 एकम 16 0 1 है ना। अब कैसे होगा ये, सॉरी यार ये 4 4 8 होना था, 8 पॉइंट ये 8 निकालना है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 153 गुणा में 8 बटे में 816 और ऊपर 100, ठीक है, तो 8 एकम 8 102 हो गया, यहाँ से देखो हमारा क्या आ गया, ये 50 आ गया और ये 51 आ गया, ठीक है, 51 तिया है ना, तो 50 तिया 150, मैं कह रहा था जैसे ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, आपने ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी तक तो यही पूछा जा रहा है, और एग्जामिनर खुरापाती हो जाए तो भाई अलग बात है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, 2 टाइप करवाई थी, तो दोनों की दोनों आप करना, ये क्वेश्चन मैंने अब करवा दिया, ये आपने खुद कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान से समझो, x की राशि 12% वार्षिक वर्ष की दर से 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, जिस पर प्रत्येक 10 महीने के बाद ब्याज संयोजित होता है, तो x का मान क्या है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये हमें अमाउंट दे रखा है, समझ में आ गया। अब ये जो 12% है ना, ये वार्षिक है, क्या है, ये वार्षिक है, हमें हर 10 महीने का बताना है, तो आप जब 6 महीने का निकालते थे तो आधा कर देते थे, ठीक है, तो 12 मंथ का अगर 12% है, तो 10 मंथ का अगर लग रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 10%, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 2.5 साल है, तो कितने हो गए 24 12 12 24 और ये 6 30 महीने हो गए, कितने हो गए 30 महीने, ठीक है, तो 30 महीने हो गए, मतलब 10 10 का मतलब 3 बन गई साइकिल हमारी, कितनी बनेगी 3, तो आपको पता है फार्मूला
कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट परसेंट ये टाइम और बराबर अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7, 5, 8, 6, 7। ठीक है, प्रिंसिपल और रेट कितना आ जाएगा 110 बटे में 100, मतलब 11 बटे में 100। यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे में 11, 10 बटे में 11 और यहाँ पे 10 बटे में 11। ठीक है, अब देखो 8 और 5 8 और 7 15, 15 और 7 22 है ना, मतलब कट रहा है 11 से। तो 11 छिक्के, 11 अट्ठे, 11 निम्मा और 11 सत्ते। ठीक है, अब 11 से दोबारा काटो, 11 छिक्के, 11 दूनी और 11 सत्ते। ठीक है, अब 11 से देखो, 11 पंजे, 11 सत्ते। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 5700, हमारा 57,000 हमारा आंसर। ठीक है, 3 जीरो आनी थी ना, तो 57,000 हमारा आंसर। क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें क्या रखा है, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 2 साल में, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 60 होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 65 होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताओ, मूलधन बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको कैसे करेंगे, अब देखो, अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही मतलब सिंपल आदमी होता है। ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं करता वो। तो यहाँ पे 40 क्या रखना है, तो इसको 2 साल का है तो 2 बराबर हिस्से में बांट लो, तो 20-20। ठीक है, अब देखो ये 65 है। ठीक है, इसका मतलब 20-20-40, ये जो 25 बच गया ये क्या है, इसका ब्याज होगा, है ना। समझ में आ रहा है, क्या होगा, इसका ब्याज होगा। अब शॉर्टकट समझो, देखो 20 पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5, है ना। ये इस पे 20 पे ब्याज लग रहा है यार, इतना लगा अगर ब्याज, मतलब खतरनाक आदमी हो यार तुम तो, मतलब तुम रूट का खा जाओगे, है ना। तो ये आ जाएगा 4/5 से करेंगे। अब इसका मूलधन निकालना ना, तो इसको भी 4/5 से कर दो, तो 16 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आसान था क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, सिंपल था। अब बस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और उसके रह गए एकाधे और क्वेश्चन, वो करते हैं। डिस्टेंस, ट्रेन, पाइप सिस्टम और मेंसुरेशन, केवल ये 4 चैप्टर के रह गए अच्छे क्वेश्चन। अब ये देख पा रहे होगे आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक कार 4 क्रमिक 8 किलोमीटर की दूरी 12, 18, 24, 36 के उससे करती है, तो औसत गति बताओ। तो आपको पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, अगर 8 8 8 8 के 4 सक्सेसिव डिस्टेंसेज है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 32 अपॉन पहले का 8/12, है ना, जमा में 8/18। ठीक है, जमा में 8/24, 8/24 जमा में 8/36। अब अगर हम अगर हम क्या करें, 72 बना रहे सभी को, तो ठीक रहेगा। जैसे 12 छिक है ना, तो 6 तक करेंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा जमा में। यहाँ पे 18 चौक 72, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, ये दुगुना तो 16 आ जाएगा और बटे में 72। ठीक है, और ऊपर हमारा कितना था 32। ठीक है, यहाँ से हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो 8 और 2 10 और ये 10 है ना, 20 हो गया। तो 2 2 4 5 और 3 8 8 और 4 12 है ना, बटे में 72 है और ऊपर कितना था 32। ठीक है, तो ऊपर चला जाता 72। ठीक है, समझ में आया। तो 12 6 72 और कितना आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 6 दूनी 12, तो लास्ट में ये आना चाहिए हमारे ये आंसर। ठीक है, तो आप कर दोगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इससे अगला देखो, ये वाला, इसको हमें ना एलिगेशन से आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। देखो कह रखा है जो सभी बाइकों की औसत गति है वो 35 है, तो बीच का एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, है ना। फिर एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ गया 20, है ना। तो कितना आ गया हमारा 20, है ना। अब यहाँ से देखो हमारा क्या आ गया 1:4, है ना। तो कितना आ गया 5, 5 इक्वल टू आ गया ये 100 बाइक टोटल, है ना। हमें क्या रखे ग्रीन, तो ग्रीन वाली कौन सी है, ये वाली, है ना। तो कितना आ जाएगा 80 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अब इसमें एवरेज स्पीड वाला ही है। अब इसमें क्या रखा है
तो वो होम की तरफ जाती है इतने और इतने की डिस्टेंस है। तो अगर हम मान लें कि 2 किलोमीटर है ना टोटल डिस्टेंस, तो 2 ऊपर, अब एक को ये 24 के उससे करती है और एक को 36 के उससे, समझ में आ गया। या यहाँ से एक और फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है कि 2 स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। इस फार्मूले से भी आप लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या इसको सोल्व करके आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आसान था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। इसको एक बार ध्यान से समझो, ठीक है। ये पहले भी आया है SSC में, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये LCM HCF में होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज देखो, इसमें क्या क्या रखा है कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, और ना माना एक सड़क है ना, वो टहलने के लिए निकलते हैं। ये एक सड़क थी, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि जो उनके कदमों की लंबाई, मतलब एक आदमी है वो कितने उसका एक कदम है ना 90 मीटर का है, 90 सेंटीमीटर वो जो उसके डिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब वो कवर करता है जो वो चलता है। एक दूसरा आदमी है वो 95 करता है, कितना करता है 95, ठीक है। 95 हमने यहाँ तक माना, 95 करता है। एक ने 75 करता है, तो ये 75 करता है, कह रखा है। तो मिनिमम तो कह रखा है प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलनी चाहिए ताकि वे कदम में दूरी तय कर सके, मतलब मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, मतलब कि कम से कम दूरी कितनी चलनी चाहिए कि ना उनके जो स्टेप हैं वे कंप्लीट हो जाए, मतलब जो मतलब आखिरी जो होना है, जैसे मान लिया ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वे तीनों का कदम यहाँ पे एक साथ रखा जाए, समझ में आ रहा है, ये चीज कह रहा है। तो अब एक साथ जब भी बात आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 90 95 और 75 का एलसीएम लेना है, ठीक है। अब देखो 95 क्या क्या होता है, 19 गुणा में 5, 75 क्या क्या होता है 15 पंजे, तो 5 3 है ना, 15 छिक्के, तो ये 2, बस हो गया हमारा। अब देखो ये 0 है ना, ये 15 15 गुणा में 19, 15 गुणा में 19 है ना। अगर हमारा 20 होता तो 300 आ जावे है, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 285। रुको रुको रुको, चलो 15 निम्न 135, 15 एकम 15 और 3 18 है ना। सॉरी यहाँ पे 90 में एक वो रहेगी, जैसे 15 और 96 हुआ है ना, 15 96 हुआ है, 15 पापी 75 हो गया, 15 96 हुआ है ना। तो यहाँ पे 3 तो और गुणा करनी थी, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा ये 15 15 75 75 गुणा में 19, बस हमारा आंसर 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, अरे 133 और 9 गलती से इरेज हो गया। देखो हमारा क्या क्या था, हमें क्या करना था 90 95 75 का एलसीएम लेना था, ठीक है। तो 19 गुणा में 5 95, ठीक है। 75 का क्या आ जाएगा 5 तिये 15 15 पंजे, ठीक है। 90 का क्या आ जाएगा 15 15 छिक, तो 2 और गुणा में 3, बस अब कुछ नहीं है, अब सोल्व हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ से 0 बन गया, ठीक है। 15 निम्न 135 गुणा में 19 है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 19 पंजे 95, 19 तिया 57 है ना, 57 और 9 कितना आ जाएगा 66, 19 एकम 19 और 6 25 है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 25 पॉइंट कुछ आना था भाई। भाई साहब पता नहीं यार, दिमाग कित घूम रहा है, बता। यो 5 निम में 45 45 गुणा 19 होना था, 19 पंजे 95, ठीक है। 19 चौक 76 76 और 76 और 9 85 है ना। तो 8 5 5 और 0 ये होना था। अब ये आता हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। जबकि आंसर में हमें मीटर पूछ रखा है, तो 2 अंकों से पहले, तो 85.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, आसान था।
अब ये क्वेश्चन पता नहीं हर शिफ्ट में था आपके, है ना, और इसका जो आ रहा था ना वो पीडीएफ भी, वो भी अजीब आ था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या कह रखा है, चेतन शहर ए से शहर बी, मतलब डिस्टेंस बराबर है, तो स्पीड और जो टाइम है उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड दे रखी है 3/4, ये 3/4 क्या है स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 क्या रखा है, वह शहर बी में इतनी देरी से पहुंचता है, मतलब 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 33, ठीक है। क्या रखा है, तो शहर ए से बी जाने में कितना समय लगता है सामान्य गति से, तो सामान्य गति कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये थी ना सामान्य गति, तो टाइम इतना लगता था, तो गुणा में 3 कर देंगे तो 99 हमारा आंसर, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन। इसी तरह ये है, आपने खुद करना है, ये भी ऐसा ही है ना। अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको हम कैसे करेंगे वो समझो। क्या रखा है 1320 1766 अरियो, ठीक है। हवाई जहाज की औसत गति, तो गति मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। टाइम कैसे आएगा, तो देखो इसको हम 528 से कर देंगे, इसको हम कितने से कर देंगे 352 से, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, तो 5 घंटे जवा में इसको कितने से कर देंगे 419, तो 19 पंजे तो 5 आ गया। ये देखो 1320 है ना, 528, अगर 528 पंजे करते ना तो हमारा कितना आ जाता, इसका दुगना आ जाता, है ना, तो कितना आ जाता हमारा 2640 कुछ आता, हाँ 2640, इसका मतलब ये हमारा 2.5 गुना है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस जोड़नी है, तो 5 6 2 8 और 9 17 1 10 और 11 1, है ना, 4 और 1 5, तो 5 1 7 5 बटे में 12.5, है ना, ऊपर 10 चला जाएगा तो 125, तो 5 दूनी ये 25 आ गया, 25 से काटेंगे 25 दूनी, है ना, और 25 पंजे 25 छिक्के 25 सत्ते, है ना, तो 7 दूनी 14 और ये 414 क्या आ जाएगा हमारा स्पीड, है ना, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर और कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे करेंगे हम एक बार एक बार बताओ आप, ठीक है। हमारे पास 2-3 तरीके हैं, एक तो हम मीटर में निकाल लें, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी लेकिन वो मुझे आसान लगता दिखाई दे रहा है ना, या फिर ये करना पड़ेगा, इनको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, मतलब इसको इनको घंटे में बदलना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कर सकते हैं हम, आप बताओ कौन सा करना चाहिए। अगर हम मीटर में बदल रहे तो कैसा रहेगा तो भाई साहब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बनती दिखाई दे रही है, तो हम यही करते हैं, क्या करते हैं हम इसको है ना कि इसको घंटे में बदल देते हैं, मिनट वाले को और सेकंड वाले को। अब देखो अगर मिनट को घंटे में बदलना है 60 भाग कर दो, अगर आपको सेकंड को करना है तो 60 गुना में 60 कर दो, ठीक है। अब 15 से गया 4, अब नीचे भी 4 से गुना ऊपर भी 4 से गुना, क्यों, नीचे वाला बराबर कर देंगे, तो कितना आ गया 240, या कितना आ गया तो 70 140 और 141, ठीक है। अब ये आ गया घंटे में। अब क्या रखा है, एक आवर में अगर वो 65 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो इतने आवर में कितना चलेगा, तो 141 बटे में 240, 5 से काटो ये 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप कितने से काटो 5 से 13, ठीक है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 छिक 18, ठीक है। 13 से करो, 13 सत्ते 91, 13 चौक 52, 52 और ये 61, ठीक है। 16 से करो, अब 16 32 और 13 48, 16 चौके 16 30 48, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा मतलब 12 और 1 13, ठीक है। तो 16 अट्ठे 128 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 30, ठीक है, पॉइंट रख जाएगा, है ना, तो 0। तो अब कितने अच्छा कितना है 3 अच्छा 1 ही 0 लगेगी, 16 एकम 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 140, 16 अट्ठे पर जाएगा, ठीक है। तो 18 किलोमीटर
18.187 कुछ आता है ना, मतलब इस तरह का। तो 88 किलोमीटर 187.5 मीटर, ये करना आसान रहेगा जहाँ तक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, यह भी आपने खुद करना है, पहले भी आया हुआ है। ट्रेन वाला समझो, देखो इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है थोड़ा, हाँ मतलब कैलकुलेटेड पूछ रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। आपको पता है जैसे ट्रेन अगर सेम मतलब वो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड का क्या होती है, स्पीड जुड़ती है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। अगर वे सेम डायरेक्शन में होती इस तरह, ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिफरेंस आता है, स्पीड का क्या आता है, डिफरेंस आता है। केवल इसी के ऊपर ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पूछ रखा है इसने, ठीक है, सारे वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है, आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो आपने टाइम एंड वो मतलब वो ट्रेन वाला खुद करना है। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, पाइप एंड सिस्टम के केवल 2 ही क्वेश्चन थे अच्छे। कह रखा है कि 6 पाइप हैं वो 1 घंटा 45 मिनट में भरते हैं, ठीक है। अगर 3 पाइप केवल होते तो क्या होता, तो ये टाइम एंड वर्क की तरह ही कर सकते हैं। 6 आदमी है तो 1 घंटा 45 मिनट रहते हैं, 3 आदमी हो गए तो ज्यादा टाइम लेंगे, तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, है ना, मतलब दुगुना कर देंगे, तो ये 90 आ गया और ये 2 घंटे आ गए, है ना, मतलब यहाँ से अब ये 60 मिनट और ये 30 है ना, तो 3 घंटा 30 मिनट हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना, टाइम एंड वर्क की तरह कर सकते हो। अब ये मेंसुरेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी आपने खुद ही करना है। कैसे करेंगे इसको हम, पहले आप हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे अंदर वाला, ठीक है, उसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा टोटल, मतलब ये जो भी जहाँ पे भी है पेंट करना वो, और फिर 15 रुपए के अनुसार निकाल देना, और आपका 231 जहाँ तक है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने खुद करना है। आज मतलब ये हमारे टॉप 100 की जो वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।